Very good morning to all of you students. Today I am going to start a new chapter in the series of our biology course, that is biotechnology principles and processes. Okay. So first thing is कि in this video I am going to just clear some basic terms, some basic topics of this chapter. Plus moreover the thing is कि what do you understand by a term biotechnology itself? Because in the next chapter as well we will discuss some things about biotechnology. So here's first thing is कि what is biotechnology, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी बोला जाता है इसे. जैव प्रौद्योगिकी क्या है? ओके. सो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं कि what is biotechnology, तो biotechnology is use of technology plus biology for the benefit of humankind. Okay. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजी. हाउ बायोटेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी मीन्स कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है. बायोलॉजी मीन्स कोई भी माइक्रोब्स होते हैं उसमें जिन्हें टेक्नोलॉजी के साथ में यूज किया जा रहा है, और उनका यूज किस लिए किया जा रहा है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसान के भले के लिए. देखिए इनमें से जो भी चीजें बायोटेक्नोलॉजी के कारण आज जो भी चीजें पॉसिबल हुई हैं वो सारी की सारी केवल और केवल ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल है और किसी के लिए नहीं. मीन्स कि ऑब्वियसली वो बनी ह्यूमंस के लिए रही है. राइट. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज, जैसे हमने पेनिसिलिन पढ़ा था, हमें पता है पेनिसिलिन के लिए उन्होंने क्या किया था? माइक्रोब का यूज किया था. टेक्नोलॉजी वहीं से आ चुकी थी. आज के टाइम पे हाँ ये बहुत हाई आ चुकी है, बहुत आगे के टाइम की आ चुकी है, और इसीलिए एक प्रॉपर एक अलग ये ब्रांच बन गई है बायोटेक्नोलॉजी. तो यानी कि जैव प्रौद्योगिकी. ठीक है. तो जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ? तकनीक का इस्तेमाल, सूक्ष्म जीवों पर तकनीक का इस्तेमाल करके मानव मात्र की भलाई के लिए उसका उपयोग करना, यह है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी. सो जो बायोटेक्नोलॉजी है, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कुछ मेन पॉइंट्स देख रहे हैं आज हम इसमें. सो पहला बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मतलब किन प्रिंसिपल्स पे पूरे का पूरा बायोटेक का जो ये स्ट्रक्चर है वो किन प्रिंसिपल्स पे. जैसे किसी भी चीज के पीछे एक प्रिंसिपल होता है, तो इनके पीछे बायोटेक्नोलॉजी के कंप्लीट जो जितना भी वर्क हो रहा है उन सबके पीछे दो प्रिंसिपल लगते हैं. फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. सो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग हुआ, जेनेटिक्स वर्ड आप सब जो है उससे काफी हद तक आप फेमिलियर हैं. राइट. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसकी इंजीनियरिंग कर देना. जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब हमारा डीएनए, उसकी इंजीनियरिंग कर देना है जेनेटिक इंजीनियरिंग से. अभी मैं जो भी वर्ड बोल रही हूँ ये केवल है आपको समझाने के लिए. फिर जो मीनिंग्स वगैरह मतलब एक प्रॉपर लिखने वाले जो वर्ड्स आएंगे वो हम बाद में से मैनेज करते हुए चलेंगे. अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि इनको हम जितने लोअर लेवल पे आके हम इसे समझ सके, क्योंकि मैं भी मानती हूँ बायोटेक्नोलॉजी एक टफ चैप्टर है सबके लिए. राइट. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है किसी का भी, चाहे वो हम ह्यूमन की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, किसी का भी, हम उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते रहे. ठीक है. तो वो क्या हो गई? जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक्स की इंजीनियरिंग, जेनेटिक स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग करना. राइट. और इसमें क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है कुछ कुछ माइक्रोब्स वगैरह का यूज करके उनके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का यूज किया जाता है उसके थ्रू. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ पर हो रही है, तो हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े थे. उस समय मैंने आपसे कहा था कि आज के टाइम में कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके बेस पे हम उन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स तक को भी ठीक कर सकते हैं. राइट. तो करा क्या जाता है, देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो किस में है, यानी वो डीएनए में है ऑब्वियसली. तो डीएनए में कहाँ पर है, वो एक जीन है जो कि जीन एक डिफेक्टिव जीन है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, उस डिफेक्टिव जीन वाला जो पार्ट है उस पोर्शन को काट के अलग करो, उसकी जगह में एक हेल्दी जीन वहां पर जोड़ दो. ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग. लगने को लग रहा होगा बहुत सिंपल काटना और जोड़ना, बट आप ये सोचिए कि ये डीएनए लेवल की बात चल रही है जो आपको न्यू डाई से नजर भी नहीं आ सकता, उसकी बात चल रही है. उसमें ये इंजीनियरिंग काटछांट सारी हो जा रही है. तो वो हो गई आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग. दूसरा हमने कहा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब हो गया जितने भी आज के टाइम पे काफी ऐसे देखिए, जितना हम एडवांस स्टेज में ह्यूमन की लाइफ पहुंचते जाती है उतना ही
इंटरनली हम वीक होते जा रहे हैं, हमारे अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस, हमारे अंदर एंजाइम्स का प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हम क्या हो जाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जा रहे हैं कि हमको वो बाहर से उसका सोर्स मिला। ऑल्दो वैसे देखा जाए हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या है, इंटरनल है। एंजाइम्स भी हमारे अंदर जो मिलने वाले एंजाइम्स हैं वो अंदर ही बन रहे हैं, वहीं से वो जो भी प्रोसेस में अपनी हेल्प कर रहे हैं, राइट। लेकिन आज की जो अनहेल्दी लाइफ है, या कह लीजिए धीरे धीरे हम जिस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं उसके कारण, या हम जितना जो भी हम आज का डाइट ले रहे हैं उन सब में जितने केमिकल्स वगैरह यूज होने लग गए हैं, उन सब के कारण हमारी बॉडी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते जा रही हैं, जिसके कारण ये हार्मोनल और ये केमिकल सारा का सारा ये बैलेंस हमारी बॉडी का बिगड़ता है। तो अब क्या है, अब हमें, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ के लिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हमें वो सारे के सारे हार्मोन्स हों, या हमारे अंदर वो सारे के सारे एंजाइम सबके सब प्रॉपर प्रेजेंट रहें। बट अगर वो नहीं है तो क्या कर रहे हैं, तो हमको किसी अल्टरनेटिव सोर्स की जरूरत होती है जहां से हमको क्या करा जाए, हम उसे बाहर से इंजेक्ट करवा सके अपनी बॉडी में। अल्टीमेट एम तो ये है ना कि वो काम हो जाना है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे जो आज के टाइम पे पिक्यूलियर प्रॉब्लम चल रही है वो सबकी बॉडी में क्या है, इंसुलिन की बहुत जल्दी डेफिशिएंसी हो जा रही है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी है मतलब कि शुगर को वो क्या करेगा, यूज नहीं करवा पाएगा बॉडी के अलग अलग कामों में, इंसुलिन का रोल जो रहता है, ठीक। तो अब क्या है, क्योंकि वैसे नॉर्मली देखा जाए तो उसे पैंक्रियाज ने सिक्रीट करना चाहिए, बट वही बात है कि लाइफ स्टाइल इतनी अनहेल्दी है, या खाना वगैरह में जो हमारे केमिकल्स का यूज हो रहा है, इन सारी चीजों के कारण बॉडी पे उसका सिक्रीशन कम होता है। इसीलिए आजकल बहुत कॉमन है कि 30-35 की एज के बाद हर आपको दूसरा तीसरा पर्सन ये कहता हुआ मिल जाएगा कि उसको इंसुलिन जो है कम सिक्रीट हो रहा है। तो अब ये इंसुलिन कहाँ से आए, फिर आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं उसे। तो इंसुलिन के इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया, वो कहाँ से बने, वो बने हैं इसी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से। मतलब ऐसी चीजें, ऐसे कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो कि नॉर्मली नहीं मिल पा रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, कुछ माइक्रोब्स की हेल्प लेके उनको एक कॉमर्शियली एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट में उनको बनवा लिया जा रहा है, और उसके बाद उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जा रहा है, सो दैट कि जहां पर भी उनकी जरूरत है उन्हें यूज किया जा सके, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। फिर चाहे वो आप देखिए, इसको ले लीजिए, आप वैक्सीनेशन का काम ले लीजिए, आप जितने भी इनसे रिलेटेड मतलब वैक्सीन्स हैं, या फिर हमारे हार्मोन्स, केमिकल्स, एंजाइम्स, एनीथिंग, जितनी भी चीजें जो हमारी बॉडी में बननी चाहिए वो नहीं बन रही हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऐसे वाले, तो वो सारे के सारे जहां बन रहे हैं, जिस मेथड को यूज करके वो बन रहे हैं, वही ब्रांच कहला रही है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो टोटली ये जो बायोटेक्नोलॉजी हो गई है, इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रही है, राइट। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जैसा हमने पहला टर्म अपना बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टेक्निक यूज हो रही है। अब भाई सिंपल सी बात है, इंजीनियर एक छोटा सा कोई इंजीनियर भी है, उसकी कोई टेक्निक होती है ना। अगर कुछ नहीं करना, आप हम कह रहे हैं कि किसी को जोड़ के एक टीवी को मैन्युफैक्चर करना है, राइट, तो उसके अलग अलग पार्ट को जोड़ना है, कोई एक होगा जो कि उसमें जोड़ने का काम कर रहा होगा। आप लोगों ने अगर ऐसे कोई शोज देखे होंगे जिसमें ये कार बनते हुए, ये सारी चीजें बनते हुए दिखा रहे होते हैं, अलग अलग चीजें, सब में इंजीनियरिंग तो है, तो उसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, बहुत सी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, तब जाके वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सेम वे में, क्योंकि जेनेटिक के आगे भी इंजीनियरिंग लगा है, मतलब कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ चीजें होंगी जिनको मिलके एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो रही होगी। तो यहाँ पर भी हम ऐसी ही प्रोसेस की बात करेंगे। इनमें क्या क्या चीजें होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, इनमें फर्स्ट टेक्निक मानी जाती है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी इन सब के बारे में पूरा समझाऊंगी, ठीक। सेकेंड हो गया यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, एंड थर्ड वन इज जीन ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं पहले वाले से, दैट इज क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वर्ड आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। नॉर्मल हमने तो सुना है कि हमारे अंदर डीएनए है, अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे कह रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट ये वर्ड बना है रिकॉम्बिनेशन से। आप लोग रिकॉम्बिनेशन का मतलब तो जानते हैं ना, पुनः संरचना। अगर हिंदी में हम कहें तो पुनः संरचना, दोबारा से, मतलब कोई चीज जो बनी हुई थी उसको हम जोड़ तोड़ इधर का उधर करके हमने दोबारा से उसे बना दिया, वो हो गया रिकॉम्बिनेशन करना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए है जो कि नॉर्मल, मतलब उस जो नॉर्मल डीएनए है वो नॉर्मल डीएनए ना होके वो क्या है, उसको जोड़ तोड़ करके कैसे ही बनाया गया है, राइट। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन कर कैसे रहा है, क्या रहा है, कौन कौन उसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें जो पहला मेन रोल प्ले करता है बनाने में वो होता है
प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए का मीनिंग हो गया ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर शेप में होगा। नॉर्मली हमने डीएनए का डबल हेलिकल देखा है, अब मैं कह रही हूँ कि सर्कुलर शेप का होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होने का मतलब ये होता है कि ये खुद में कोई इनहेरिटेड ट्रेट को लेके नहीं जा रहा होता है। ऐसा एक डीएनए होता है, ये सारे माइक्रोब्स में मिलता है। तो माइक्रोब्स से पहले ऐसा एक प्लाज्मिड डीएनए जो है वो लिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, सर्कुलर होगा। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमने जब रेप्लिकेशन पढ़ा था, हमने कहा था वहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही होती है, राइट। तो ऐसे ही जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसमें भी एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ORI जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है इसमें। ठीक है, इसके साथ में इसमें बहुत सी ऐसी साइट्स होती हैं जहां से इसमें कट लगाया जा सकता है। इस डीएनए को कट कर सकने की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कट करने का काम करते हैं, ये भी हमने रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी हमने पहले पढ़ रखा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट्स होती हैं स्पेसिफिक जहां पर वो कट कर सकते हैं। तो वो ऐसी बहुत सी साइट्स जो होती हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके लिए ऐसी बहुत सी साइट्स इस प्लाज्मिड डीएनए में प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वो एंजाइम किसी स्पेसिफिक जगह पर ही किसी डीएनए को कट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया वो प्लाज्मिड डीएनए। दूसरी बात होती है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, इसका मतलब है दो जुड़ रहे होंगे। एक तो होगा ये प्लाज्मिड डीएनए का पोर्शन जिसमें जोड़ा जाना है, एक होगा एक हेल्दी डीएनए जो होस्ट बॉडी है या तो उसके अंदर जाना है या फिर इसको क्या करना है, इसको बाकी इसकी कॉपीज वगैरह बननी है। तो ये हो गया जो जुड़ना है। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मिड, दो टाइप के डीएनए हो गए। तो इन दोनों डीएनए का क्या करा जा रहा है, इन दोनों डीएनए को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने की टेक्निक होती है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये प्लाज्मिड डीएनए में ये यहाँ पर कहीं पर वो पोर्शन जोड़ दिया जाता है जो हमें डिजायर्ड डीएनए हमारा होता है, वो वाला पोर्शन, सो दैट कि हम उसकी फिर रेप्लिकेशन करके उसकी बहुत सी कॉपीज बना सकें और उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकें। या तो क्या होना होता है उसको, या तो उससे डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट मिल रहा होता है जैसे कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में मिल रहा है, या उससे क्या हो रहा होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, मीन्स की जो डीएनए को मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वगैरह को दूर करने के लिए जो यूज की जाती है, ऐसे बहुत सी चीजों के लिए यूज की जाती है, केवल मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं, बहुत सी चीजों के लिए यूज की जाती है। तो उन दोनों जगह में से कहीं ना कहीं पर इसका यूज होना होता है। ठीक, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरी चीज आती है इसमें जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया, अब देखिए हमने एक प्लाज्मिड में जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था हमने उसे जोड़ दिया, जोड़ के वो एक जो प्लाज्मिड था प्रॉपर बन गया। अब क्या है, अब उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए हमें पहले, क्योंकि देखिए एक सिंगल कॉपी हम ले लें और अगर वो हमारा जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या, फिर दोबारा आप जाएंगे डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उससे वो स्पेसिफिक जीन कट करेंगे, कितना लंबा प्रोसेस। तो इसलिए कभी भी जो ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस होती हैं इसमें एक सिंगल पीस लेके काम कोई जो एक्सपेरिमेंट होता है वो नहीं किया जाता। एक साथ पहले मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ कॉपी हम बना लेते हैं, उसके बाद जाके उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज कहलाती है जीन क्लोनिंग, मतलब कि उस जीन की क्या है बहुत ढेर सारी कॉपीज बना लेना। ठीक, सो दैट कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, सेम जीन जो हमने एक डाला था प्लाज्मिड के अंदर वो ही अपनी बहुत ढेर सारी कॉपीज बना लेगा। अब वो बहुत ढेर सारी कॉपीज कैसे बनाएगा, इस प्लाज्मिड डीएनए जिसको हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है, इसको हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इसमें इश्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई में यूज किया जाता है। तो ई कोलाई के अंदर इस प्लाज्मिड को डाल दो, जितना वो ई कोलाई अपने को अपनी नंबर्स बढ़ाते जाएगा उतना ज्यादा ये प्लाज्मिड डीएनए बढ़ता जाएगा। लास्ट में वहां से इस प्लाज्मिड डीएनए को फिर से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो किया जाता है ये प्रोसेस होगी इसमें जीन क्लोनिंग, मतलब जीन का क्लोन बनाना, बहुत ढेर सारी क्लोन बना दो, उसकी एग्जैक्ट कॉपीज बहुत ढेर सारी बन जाए। कैसे बनेगी, कुछ नहीं करना है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही, हमने नया जो डिजायर्ड डीएनए वो जोड़ दिया है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, हर बार वही डीएनए तो बनता जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेन जो एक पीस हमारे पास डीएनए था उसकी बहुत ढेर सारी कॉपीज मिल जाएगी। लास्ट होता है इसमें जीन ट्रांसफर। अब हमने जीन की कॉपीज भी बना ली बहुत ढेर सारी, लेकिन अब उस जो डिजायर्ड जीन है उसको हमने डालना भी तो है, जो हमारा टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में वो डलना भी तो चाहिए। लाइक मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए आपसे कहा, और मैंने कहा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑब्वियसली जितने भी हम कह रहे हैं कि कोई डिसऑर्डर है मान लीजिए,
तो उस डिसऑर्डर का मानिए कि वो जो मेल है उस मेल के थ्रू वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहा है, फीमेल सही है, तो अब हमें उसका अगर सही करना है तो हमें क्या करना होगा, मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म में वो डीएनए है, राइट, तो स्पर्म के डीएनए में इस डीएनए को इंसर्ट कराना होता है। तो इसको जो इंसर्शन की टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स को यूज किया जाता है। इसमें जो सबसे आजकल जो सबसे अच्छी इसमें टेक्निक यूज हो रही है उसे जीन गन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। जीन गन नॉर्मल गन तो आप सब जानते हैं, गन मतलब बंदूक ना। एक जीन गन होती है, उसमें क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं। नैनो पार्टिकल मतलब अभी फिजिक्स केमिस्ट्री सब इन्वॉल्व हो गई इसमें, 10⁻⁹ साइज के पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के ऊपर जो हमारा ये डिजायर्ड जो डीएनए है, जो कि हमने जीन क्लोनिंग से बहुत कॉपीज इसकी तैयार कर ली, उन पार्टिकल के ऊपर ये डिजायर्ड डीएनए लगाया एंड उसके बाद उसकी जो एक स्पेसिफिक जीन गन आती है, उस जीन गन के थ्रू उस स्पर्म के अंदर लगातार इसकी कॉपीज को डालते रहे। तो उसकी जो कॉपी होगी किसी ना किसी एक स्पर्म में वो कॉपी एग्जैक्ट फिट हो जाएगी और उसके कारण क्या हो जाएगा, जो आपका डिफेक्टिव पोर्शन था उसकी जगह में ये हेल्थी पोर्शन आपके जुड़ जाएगा। और यही टेक्निक कहलाती है आपकी जीन ट्रांसफर की, ठीक है। ये जीन हमने ट्रांसफर कर दिया। ये 3 टेक्निक हो गई जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होती हैं। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जितना भी पढ़ते रहेंगे उसमें आगे को यूज होते जाएंगे। फर्स्ट वन इज ओरिजिन, ORI लिखा है जिसे मैंने, उसे कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है उसमें मैंने आप लोग को रेप्लिकेशन पढ़ा रखा है, उसमें मैंने बताया था जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से क्या हो रहा था, एक एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहा था और वहीं पर वो पॉइंट क्या होता है, वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि वहीं पर से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो वो स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ के केस में जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लाज्मिड में जब भी हम अपने लिए डिजायर्ड प्लाज्मिड डीएनए ढूंढते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ पर है, क्योंकि जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहीं पर से तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और जो डिजायर्ड डीएनए का पीस हमें लगाना होता है, हम कोशिश करते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जितने नियर हो सके उतना नियर उसे लगाए, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड वन इज क्लोनिंग। क्लोनिंग का मीनिंग मैंने आपको ऊपर भी जीन क्लोनिंग में बता दिया है। दैट इज क्या कि जो एक डिजायर्ड डीएनए हमने लिया उसकी बहुत ढेर सारी कॉपीज को बना लेना, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी बनेंगी, ऑब्वियसली रेप्लिकेशन होते जा रहा है तो सेम कॉपी तो बनेगी उसकी, तो जो एग्जैक्ट सेम कॉपीज होती हैं वो उसमें बनते जाती हैं उसकी, तो वो हो गई आपकी क्लोनिंग। नेक्स्ट आया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए भी बता दिया आपको कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज प्लाज्मिड, जो किसमें मिलता है, माइक्रोब्स में मिलता है, मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें मिलता है, राइट। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बात आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, ये कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी डीएनए होता है किसी स्पेसिफिक प्लेस में ये उस डीएनए को कट कर सकते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ये उस डीएनए को 2 पार्ट पे कट कर सकते हैं। लाइक ये सर्कुलर है तो यहाँ पर से अगर काट दिया ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, दोनों साइड को ओपन हो जाएगा, एक रिंग है वो टूट गई, समझ लीजिए, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हमने बात करी थी रेप्लिकेशन की उस समय भी हमने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पर भी यूज हो रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज करे जा रहे हैं ये बहुत स्पेशल होते हैं। स्पेशल इन द सेंस, अब सबसे पहली चीज इसमें क्या आती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड वन इज एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड वन इज रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो एक डीएनए को मिड में कहीं पर कट कर रहा होता है, यहाँ पर से कर रहा है, यहाँ पर से कर रहा है, मिड में कट कर रहा है, तो वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर कोई केवल कॉर्नर पे कट कर रहा है, साइड से कट कर रहा है किसी चीज को, तो तब उसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो 2 टाइप के हो गए ये, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होते हैं
इनकी कुछ स्पेशलिटी होती है। इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये हर जगह से डीएनए को कट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि बीच में या तो मिड में कर रहे हैं या साइड में कर रहे हैं, उसके साथ में भी एक चीज होती है, एक वर्ड आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है, PALINDROMIC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो जो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि आप इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़े या 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़े, ये सेम होती हैं। लाइक आपको बुक में भी जैसे एग्जांपल दिया है GAATTC, CGAATTC। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसे 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, अगर मैं ऐसे कह रही हूँ, अब देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम आप इसको यहाँ से पढ़िए GAATTC है, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसको इधर से इधर पढ़िए GAATTC, मतलब उल्टा सीधा दोनों ओर से पढ़ने पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम उनका सेम आ रहा होता है। बिल्कुल एक ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस निकलती है 6-7 या इससे भी ज्यादा जीन्स की, जिसमें मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस की हो सकती है, जो कि उल्टा सीधा दोनों ओर से पढ़ने पे बिल्कुल सेम रहती है। इसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो एक्सोन्यूक्लियस हैं चाहे वो एंडोन्यूक्लियस हों, दोनों को ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कंपल्सरीली चाहिए होती हैं किसी डीएनए को कट करने के लिए। ये डीएनए को तभी कट कर सकते हैं जब किसी डीएनए में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आ रही हो। ये एक एग्जाम्पल दिया है बुक में आपका, ऐसे कितने भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक, हर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है जहां पर से वो उसे कट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसके काम करने का तरीका। नेक्स्ट इज वेक्टर। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर इज एक्चुअली एक ऐसे प्लाज्मिड को सोचिए जिस प्लाज्मिड में क्या होता है, कुछ हमारे डिजायर्ड हमारे कुछ वो होती है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि उस प्लाज्मिड में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसमें बहुत से एंडोन्यूक्लियस की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स होनी चाहिए कट करने के लिए, बहुत अलग अलग। हम अभी मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जब हम नाम पे डिस्कस करेंगे उससे हम देखेंगे बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है कि जो वो वेक्टर हो वो क्या हो, उसमें बहुत एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर साइट्स हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और तीसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए कि जो वो है इसमें जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही हो, ठीक। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हैं ये मैंने आपको बोल दिया बहुत ज्यादा होनी चाहिए। प्लस इसके साथ में इसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चाहिए होती हैं। अब वो क्यों चाहिए होती है बताती हूँ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चाहिए होती हैं, वो इसलिए चाहिए होती हैं कि जब हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसेस पूरा हो तो उस समय हमें ये पता तो चल पाए कि जिस प्लाज्मिड में हमने अपना डिजायर्ड डीएनए डाला है वो एक्चुअली में उसके अंदर वो डिजायर्ड डीएनए फिट हुआ है या नहीं हुआ है। बिकॉज ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें आंखों से ऐसे नजर नहीं आ सकती, तो उसको देखने का, उसे ऑब्जर्व करने का तरीका केवल एक होता है कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दी जाती है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालने से क्या होता है, देखिए वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ पर होती है, जहां पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इनकी साइट्स होती हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि मान लीजिए किसी में आप एंटीबायोटिक के नाम जानते हैं, पेनिसिलिन का एग्जांपल ले लिया हमने। मान लीजिए कि किसी कोई डीएनए का हमने कहा कि कोई हमारा ऐसे ये प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी था और वहां पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी थी, 2-3 थी, एक पेनिसिलिन की भी थी, एक टेट्रासाइक्लिन की भी थी, ठीक है। अब क्या है कि जब हमने उसमें कट किया और उसमें नया डीएनए ऐड किया है, हमें अब ये देखना है कि ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी है या नहीं बना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको वो जो स्पेसिफिक हमने एंटीबायोटिक्स जितनी भी कही थी, जितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर थी, उन सारे एंटीबायोटिक का टेस्ट उनके ऊपर करके देखा जाता है, क्योंकि केवल वही तरीका होता है ये पता करने का कि ये रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो वेक्टर का मतलब हो गया, वेक्टर जैसे कि हम नॉर्मली भी देखते हैं, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, कोई चीज को कहीं से कहीं ले जाने वाला। तो यहाँ पर प्लाज्मिड भी क्या काम कर रहा होता है, ये काम तो वही कर रहा है कि ये क्या करता है, ये एक हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको लेके जाता है ना, अल्टीमेटली हम उसे भेज ही तो रहे होते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे, राइट। तो इसीलिए ऐसे प्लाज्मिड को जिसमें सारी की सारी क्वालिटीज मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की।
टूल्स में जो पहला टूल है वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात कर ही ली है कि एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, इसमें साइट्स मतलब 2 टाइप्स हो सकते हैं और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन्हें कंपलसरी चाहिए। उसी के बेस पे क्या कर सकती हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर सकती हैं डीएनए को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्लोनिंग वेक्टर। अब पहले ये बात आती है कि जहां पर हमने कह दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वर्क करने का जो तरीका होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से, जो आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया है वैसे, तो ये कैसे काम कर रहा है। मींस ये रहा आपका, ये एक ऐसा डीएनए है, ठीक। ये हो गया आपका कौन सा, ये है आपका जो ऐसा डीएनए जिसे हम वेक्टर डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये वेक्टर है। और दूसरी ओर एक फॉरेन डीएनए कहेंगे जिसका हमें क्या करना है, कोई डिजायर्ड पोर्शन है जो कि हमने जोड़ना है। अगेन उसमें भी वो सेम ही रहेगा। राइट, अब क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक जगह से कट करा, इसको ऐसे में कट करा। राइट, अब इसको कट करा है तो क्या हुआ है, देखिए एक का मान लीजिए इसका ये वाला पोर्शन कट किया, इसका ये वाला पोर्शन कट हो गया। ऐसे में टेढ़े में कट होता है, मतलब ये कट कभी बराबर में ऐसे में नहीं लगता, टेढ़े में कट लग रहा होता है। तो अब क्या हो गया, इसमें ऊपर वाली सीक्वेंस, इसकी नीचे वाली सीक्वेंस दोनों सेम होगी क्योंकि दोनों को एक ही जगह से काट सकता है। तो ये हो गया वेक्टर डीएनए, ये हो गया हमारा फॉरेन डीएनए जिसे हमें जोड़ना है, जिसे अल्टीमेटली इसके थ्रू जो भी जेनेटिक डिजीज है या जो भी डिजीज का क्योर के लिए हम कर रहे हैं, जिस भी डिजायर्ड काम के लिए हम कर रहे हैं, उसका जीन है इसमें। ठीक है, फॉरेन डीएनए में। तो अब क्योंकि इसकी सीक्वेंस देखिए, ये भी ओपन है यहाँ से, ये नाइट्रोजनस बेसिस, ये भी ओपन है इस साइड से। तो अब लाइगेज की हेल्प से क्या करा जाएगा, लाइगेज के बारे में भी हमने पढ़ रखा है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। लाइगेज की हेल्प से क्या किया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर डीएनए है, इसमें ऊपर वाला पोर्शन इसका रहा और नीचे वाला पोर्शन आ गया इसका। तो इस तरह से क्या बन गया, जिसमें क्या हो गया, आधा ये वाला वेक्टर डीएनए का पोर्शन है, आधा फॉरेन डीएनए का पोर्शन है। ये हो गई आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, कैसे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन रहा है। राइट, उसके बाद तो दूसरी चीज आती है इसका, जो एक नेक्स्ट डायग्राम रहता है। पहले मैं ये देखती हूँ कि आज का हमारा वीडियो कितनी देर का हो गया, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट इसमें कुछ डालें या नहीं डालें। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा हम यहीं पर एंड कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट का जा चुका है। सो इससे आगे का पोर्शन जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसको देखिए। मुझे पता है अभी तो इसको मुझे 2-3 बार तो पता नहीं पड़ेगा आई थिंक। तो फिलहाल आप देखिएगा और जहाँ पर नहीं आता है यू आर फ्री टू आस्क, आप क्वेश्चन करिएगा, क्वेरी करिएगा वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद का आगे का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। हैव अ गुड डे।